Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive video on the topic of reproduction in organisms and life processes Part 2 for Class X students of CBSE and Maharashtra State Board. The tutorial aims to provide in-depth knowledge and understanding of the complex processes involved in reproduction and life processes in organisms. The video covers various subtopics such as modes of asexual reproduction, sexual reproduction in flowering plants, human reproductive system, and life processes like nutrition, respiration, and transportation. The tutorial incorporates engaging visuals, diagrams, and examples to facilitate better understanding and retention of the concepts. With a focus on clarity and conceptual understanding, the video also addresses common misconceptions and frequently asked questions related to the topic. It aims to equip students with the necessary knowledge and skills to excel in their exams and develop a deeper interest in the subject. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content to help students achieve academic success and foster a love for learning. The video serves as a valuable resource for students, teachers, and anyone interested in gaining a comprehensive understanding of reproduction in organisms and life processes. Okay, बच्चा पार्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज व्हाट बच्चा पार्टी, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइंड. ठीक है, तो हर एक स्पीशीज जो है अपने ओन काइंड को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इंसान का बच्चा इंसान, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली. ठीक है, इस तरीके के भाई साहब जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, प्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल एंड इट इज ओनली पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो इट इज ओनली पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स, रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पॉसिबल है. जैसे ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखता है हमको. ठीक है, जैसे आप अगर देखोगे हिमालयस आर ग्रोइंग. ठीक है, दे आर ग्रोइंग बेसिकली. तो ये फिनोमिना आपको नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही आपको दिखेगा. ठीक है, ओके. बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हाई. अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं, तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ देयर स्पीशीज, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द स्पीशी विल गो एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म देखो फटाफट अपनी संख्या बढ़ाएगी. ठीक है, बैक्टीरियाज अगर आप देखोगे फटफट, मतलब वो 1-2 घंटे में पूरा मल्टीप्लाई होकर डबल 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे, थोड़ा सा भी उनको अगर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं तो. ठीक है, तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी तादाद बढ़ाने में है. ठीक है, सो ऑब्वियसली After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. Reproduction एक हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे स्पीशी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है. हमारे लाइफ में जो कुछ भी लगेगा उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है. ठीक है, हमको खाना पीना जो भी चाहिए रहेगा, वी विल गेट इट विदाउट इवन रिप्रोडक्शन, बट हमारी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म चाहिए. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बेसिक रिक्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन नहीं आता है, हाउएवर स्पीशीज के रिक्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन का फिनोमेना आता है. समझ में आ रहा है, ये इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्पीशीज का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. ठीक है, unlike these essential life processes such as nutrition, respiration, excretion, ये तमाम जो आपके लाइफ प्रोसेसेस है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. ठीक है, ब्लड पंपिंग हो गई, आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ब्रेन का एक्टिविटी हो गया, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑल दीज एक्टिविटीज. दे हैपन इन आवर बॉडी विदाउट फेल. लेकिन रिप्रोडक्शन इज समथिंग दैट वी कैन वेरी वेल सर्वाइव विदाउट. ठीक है, बट आवर स्पीशीज विल नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन. ठीक है, ओके. आपका एक फेस्टिवल आता है जिसपे आपको छुट्टी मिलती है जनरली, उसको अपन बोलते हैं नवरोज. ठीक है, मालूम है क्यों? ये नवरोज बेसिकली पारसी लोगों का न्यू ईयर है. हमारे इंडियन सोसाइटी में हर एक कम्युनिटी का एक न्यू ईयर होता है. ठीक है, बंगालियों का एक न्यू ईयर है, उड़ीसा के लोगों का एक न्यू ईयर है, हिंदी का एक न्यू ईयर है, तो हर एक का एक ऐसे अगर हम सबका न्यू ईयर का छुट्टी देने लगे तो भाई साहब ऐसी छुट्टियों की भरमार है. ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली इसको क्यों देते हैं हम छुट्टी, एनी आइडिया?
सबसे पॉपुलेशन कम है, ठीक है। सिर्फ मुंबई में पारसीज लोग हैं एंड दे आर लेस देन 10,000 एज ऑफ नाउ। तो ये स्पीशीज जो है वो श्रिंक होती जा रही है, दे आर बेसिकली श्रिंकिंग एंड हेंस टू एनकरेज द स्पीशी या टू इंश्योर दैट द स्पीशी गेट्स ड्यू रिस्पेक्ट, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके उसको हॉलीडे डिक्लेयर किया है, नवरोज को हॉलीडे डिक्लेयर किया पारसी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अदरवाइज मतलब ये मैं एक सोशल एस्पेक्ट बोल रहा हूं आपको, बट ये जो आपका रिप्रोडक्शन का फिनोमिना है, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, हाउएवर इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, ओके। Also, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of his energy will be spent in the process. भाई साहब, सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से ही नहीं हो जाएगा, उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको पालना भी पड़ेगा, और उसमें काफी सारा एनर्जी जाएगा, है ना। चाहे एनिमल्स हो, चाहे वी एज ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन मेंटेनिंग देम, ठीक है। ये सब जो बच्चों को खिलाना पिलाना या उनको भाई साहब ट्रेनिंग देना, हाउ टू सर्वाइव, इसमें काफी सारा एनर्जी जाने वाला है जो भी रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये खर्चीला प्रोसेस है, ठीक है। ये इतना बड़ा एक खर्चीला प्रोसेस इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी होता है हमारे नेचर में, बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द स्पीशीज टू सर्वाइव, फॉर द स्पीशीज टू बी सस्टेन्ड, ठीक है।
इतना एक खर्चीला प्रोसेस होने के बावजूद भी, इतना एनर्जी का वेस्ट, इतना सब कुछ, एक इसको फिर भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ये utmost इंपॉर्टेंट है. And that is the reason, although at an individual level it's a very expensive process, still it has to be maintained in order to make sure that the species survive. Okay. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It is obvious that we notice organisms because they reproduce. So सारे organisms basically reproduce करते हैं. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. ठीक है, अगर एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर रहता था तो उसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाता था. हमारे स्पीशीज में कुछ स्टेराइल स्पीशीज होते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल स्पीशीज? जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे म्यूल, जानते हो तुम लोग म्यूल क्या होता है? पहाड़ों में एक घोड़े की तरह दिखने में होता है, लेकिन घोड़ा नहीं होता है, वो खच्चर बोलते हैं उसको. ठीक है, तो वो थोड़ा सा गधे की तरह दिखता है, लेकिन उसका जो कलर होता है, जो उसका स्किन का कलर होता है, वो घोड़े की तरह होता है, ब्राउन. तो म्यूल जो स्पीशी है, ठीक है, ये बेसिकली एक स्टेराइल स्पीशी है. तो आप बोलोगे भाई साहब फिर दिखता कैसे है? तो ये पैदा होता है एक हॉर्स और डोंकी के मेटिंग से. ठीक है, एक हॉर्स और डोंकी के मेटिंग से म्यूल पैदा होता है. और जो लोग हॉर्स पालते हैं उन लोग इसको जबरदस्ती करवाते हैं, क्योंकि म्यूल का खर्चा पालने में कम है. ठीक है, हॉर्स के नखरे काफी हैं और हॉर्स का भाई साहब खर्चा काफी ज्यादा है. ठीक है, उसी में अगर हमने एक म्यूल तैयार कर लिया, ठीक है, तो म्यूल का खर्चा कम है और उसके नखरे उतने ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो हॉर्स और डोंकी का मेटिंग जबरदस्ती करवाकर म्यूल पैदा करवाया जाता है, ताकि जो लोग मतलब पहाड़ों में रहते हैं उनका इनकम बना रहे. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द स्टेराइल स्पीशीज दैट वी हैव. ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे स्पीशीज जो है तो रिप्रोडक्टिव होते हैं, सम स्पीशीज आर स्टेराइल एज वेल. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो दीज आर स्टेराइल स्पीशीज. इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशी दैट ब्रिंग टू आवर नोटिस. ठीक है, ओके, सो ये आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एक सिंगल स्पीशी को बिलोंग करते हुए. ठीक है, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? कैसे हमको मालूम चलता है कि दो अलग ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशी में है? ठीक है, सो यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. ज्यादा करके वो सिमिलर लगते हैं. ठीक है, इनको हम बोलेंगे सेम स्पीशी के, इनको हम बोलेंगे सेम स्पीशी के, इनको हम बोलेंगे सेम स्पीशी के, बिकॉज दे लुक और देयर अपीयरेंस इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, अपीयरेंस इज ऑलमोस्ट द सेम. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much alike themselves. तो इनका भाई साहब ऑलमोस्ट एक कॉपी बन जाता है. ठीक है, दे ऑलमोस्ट क्रिएट ऑर्गेनिजम्स विच लुक अलाइक. बोन की डेंसिटी, ब्लड का ग्रुप, बॉडी के शेप, फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो आंसर इज नो. ठीक है, लेकिन जहां पे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं. जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे वेरिएशन होता है. ठीक है, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं देखो मन नहीं लग रहा है, गणपति को कल फेयरवेल दिया है बेचारे, नहीं लग रहा है मन बेटा. ओके, तो आपका भाई साहब जितने भी स्पीशीज होते हैं जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है. तो इसका मतलब मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्यूजन हो रहा है.
इसीलिए द रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट लुक अलाइक, दे विल बी डिफरेंट, ठीक है। अदरवाइज जनरली दे आर कॉपीज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बैक्टीरिया में होता है, बडिंग में होता है, फ्रैगमेंटेशन में होता है, ठीक है। तो इस सब जैसे बडिंग आपका ईस्ट का भी होता है, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होता है, इन सब चीजों में आपका एकदम सेम एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम कॉपी। ओके ओके ओके। Okay, so आपका भाई साहब in the last module we arrive at a thought, do organisms create exact copies of themselves? So the answer is it depends upon the mode of reproduction. If the mode of reproduction is sexual, then it will be having variations. If the mode of reproduction is asexual, then there will be no variation, exact copies हो जाएंगी, ठीक है। Okay, so आपका ये copy होता क्या है? Let us find out an answer to this in this module. Reproduction, ठीक है, organisms create new individuals which look very much like themselves. इनके तरह ही दिखते हैं, ठीक है, हालांकि सारे फीचर्स एकदम सेम नहीं होते। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, बॉडी डिजाइंस एक्चुअली सिमिलर होंगे, ठीक है, तो बॉडी डिजाइंस विल बी सिमिलर, ब्लूप्रिंट्स हैव टू बी सिमिलर। तो आपका जो ब्लूप्रिंट होता है, एंड अंडरस्टैंड्स व्हाट इज ब्लूप्रिंट। आपने कभी इंजीनियरिंग के ड्राइंग्स देखे हैं क्या, किसी फ्लैट का, किसी, तो वो होता है ब्लूप्रिंट बेसिकली, ठीक है, उसके ऊपर वो फ्लैट बनता है या वो बिल्डिंग बनती है, दोज आर नोन एज ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट जो है वो बेसिकली इसका मतलब एक हमारा डीएनए जो है वो हमारा ब्लूप्रिंट है, उसी पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। जैसे आप पेपर पे पहले फ्लैट का डिजाइन या रूम का डिजाइन या घर का डिजाइन या बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अप्रूव होता है, तो वो एक्चुअली आपका क्या हो गया, ब्लूप्रिंट, ठीक है। उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए, टंकी में कितने पाइप जा रहे हैं, क्या है, कैसा है, ये सब कुछ मेंशन होता है, कहां पे स्लाइडिंग डोर्स लगेंगे, बाथरूम कहां पे होगा, हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैट वुड लुक लाइक, इट वुड बी देयर, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। आपने दिखा रहेगा, ये इंजीनियरिंग के ड्राइंग्स होते हैं, बड़े बड़े ड्राइंग्स होते हैं ऐसे, ठीक है। सो इसी तरह से हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्लूप्रिंट पर डिपेंड करता है, और वो ब्लूप्रिंट है आपका डीएनए, ठीक है। और एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज अ डिफरेंट डीएनए, हर एक इंसान का या हर एक स्पीशी का डीएनए थोड़ा दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट। जैसे हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम जिसको बोलते हैं, तो मतलब फिंगरप्रिंट जैसे हमारा हर एक का अलग होगा, वैसे ही डीएनए भी वैसा वैसे ही होगा, ठीक है। सो डीएनए विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, रिप्रोडक्शन, मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो आपका भाई साहब डीएनए क्या होता है, जैसे देखो आपका ये डीएनए है, लेट्स से ये आपके फादर का डीएनए है और ये मदर का डीएनए है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड आपके फादर से और एक डीएनए का स्ट्रैंड आपके मदर से, ये दोनों भाई साहब कंबाइन होंगे, ठीक है, दैट्स हाउ यू विल गेट योर डीएनए, ठीक है। हम सबको अपना डीएनए इस तरह से मिलता है, ठीक है। सो ये डीएनए पहले सेपरेट आउट होंगे, ये डबल हेलिक्स होता है, ऐसे सीढ़ियों का ढांचा होता है, डबल हेलिक्स बोलते हैं हम इसको, ये सेपरेट आउट होता है, फिर फादर का और मदर का कंबाइन होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द डीएनए हेलिक्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ओके, सो रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है भाई साहब, ये रिप्रोड्यूसिंग सेल मतलब यहाँ पे मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होकर क्या बना है, जाइगोट। ये जाइगोट भाई साहब न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें से भाई साहब क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम्स, केमिकल रिएक्शंस होंगे तो डीएनए कॉपीज बनेंगी, डीएनए की कॉपीज बनेंगी। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब डीएनए से बनते हैं, ठीक है। चाहे आपका बोन सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, आपके स्किन के सेल्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, एवरीथिंग हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए की कॉपिंग होती है, डीएनए कॉपीज आर एक्चुअली मेड, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब आपके डीएनए कॉपीज होंगे। इसमें वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, क्यों आएंगे भाई साहब, क्योंकि भाई साहब एक मदर से आ रहा है और दूसरा फादर से आ रहा है, सो ऑब्वियसली वेरिएशंस वुड बी देयर, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपीज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आपके भाई साहब वेरिएशंस होने ही होने हैं, देयर वुड बी वेरिएशंस, ठीक है। सो ये आइडेंटिकल है, ठीक है, ये आपके भाई साहब सिमिलर। ओके, सो दिस इज हाउ द एंटायर डीएनए कॉपिंग हैपेंस।
ओके, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? अगर आप देखोगे जिस स्पीशी में वेरिएशन नहीं है वो बहुत जल्दी डाई आउट हो जाएगा, ठीक है। एक कोई बीमारी आएगी और पूरा स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे टाइम पे देखो कोरोना आया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ था, मुझे तो 2-2 बार हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हुआ था उस टाइम पे। तो कुछ लोग झेल नहीं पाए और कुछ लोग सरवाइव कर गए, ठीक है। सो कोरोना वाज इट अ डेडली डिजीज? यस इट वाज, लेकिन इन सम पीपल इट टुक देयर लाइव्स, ठीक है, एंड इन सम पीपल इट जस्ट वाज अ फीवर और थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया, ठीक है। तो ये जो कोरोना का टाइम आया इसमें कुछ सरवाइव किए और कुछ नहीं सरवाइव किए, क्यों? क्योंकि वेरिएशंस है हमारे अंदर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, किसी का बॉडी कोप अप कर पा रहा है, किसी का बॉडी कोप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमारे अंदर वेरिएशंस है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि स्पीशीज में अगर वेरिएशन होगा तो अगेंस्ट एनी डिजीज देयर सर्वाइवल चांसेस आर मोर, ठीक है। एनी डिजीज या अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस, ऐसे जगहों पे उनका सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशन है, कोई इसको अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। द रीजन वाई कोरोना इतना ज्यादा क्यों चला? क्योंकि उसमें वेरिएशन हो रहा था, म्यूटेशन हो रहा था जो कोरोना का वायरस था उसमें म्यूटेशन हो रहा था, उसमें चेंजेस आ रहे थे जैसे ही आपने एनवायरमेंट उसका चेंज कर दिया वो डिफरेंट एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट कर रहा था, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अगर आप देखो ये आपके भाई साहब डिफरेंट आपके मिर्ची के आपके अलग अलग भाई साहब स्पीशीज हैं, ठीक है। इफ यू सी दीज आर बेसिकली शेल स्पीशीज हैं अलग अलग, ठीक है। तितलियों के भाई साहब अलग अलग स्पीशीज हैं, जिराफ्स के अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। ऑल दीज शो वेरिएशंस एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशीज वेरिएशंस आर ऑफ utmost इंपॉर्टेंस। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेल डिफाइंड प्लेसेस, ठीक है। तो हर एक का भाई साहब एक हैबिटेट होता है जिसको अपन नीश भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नीश, ठीक है। काफी आजकल बहुत चर्चित ये आपका फ्रेज है, जो लोग सोशल नेटवर्किंग में होते हैं या जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये बड़ा बोलते हैं भाई साहब तुम्हारा नीश क्या है, ठीक है। नीश क्या है मतलब तुम किस बारे में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ठीक है। हर एक का भाई साहब एक नीश होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे नीश मतलब क्या होता है? नीश इज बेसिकली रिलेटेड टू हैबिटेट। ये किससे रिलेटेड है भाई साहब? हैबिटेट से, ठीक है। हैबिटेट मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बड़े कंफर्टेबली अपने आप को रख सके, ठीक है। एक ऊंट के लिए भाई साहब ये कंफर्टेबल हैबिटेट है, आप और मेरे लिए नहीं। एक पोलर बियर यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे आपका एक्वाटिक जो है वो आप और मेरे लिए नहीं बना है, फिशेस के लिए एक कंफर्टेबल हैबिटेट है, ठीक है। इसी तरह से फॉरेस्ट जो है तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक कंफर्टेबल हैबिटेट है। सो दीज आर निशेस, ठीक है। देयर बॉडी डिजाइन अलाउज देम टू यूज दैट पर्टिकुलर निश। तो अब उनका जो बॉडी डिजाइन है दैट अलाउज देम टू यूज दैट निश, ठीक है। अभी जैसे समझो ये पोलर बेयर है, पोलर बेयर का बॉडी डिजाइन एकदम मोटा सा कोट है उसका, हर समय वो भाई साहब बर्फ में है, बर्फ के एनवायरमेंट में है, तो ये मोटा सा कोट जो है ठंडी को अंदर जाने नहीं देता है। आप और हम यहाँ पे बिना जैकेट के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जैकेट पहन भी लिया तो भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा। वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ठीक है। ये हमारे लिए एनवायरमेंट नहीं बना है। प्लस उसका जो व्हाइट कोट है वो बर्फ के साथ भाई साहब कैमोफ्लेज हो जाता है, ताकि क्योंकि ये हंटर है, इट इज अ बेसिकली प्रेडेटर एनिमल, तो इट विल नीड प्रेज टू फीड अपॉन। और अगर भाई साहब इसका काला कोट होता था जैसे दूसरे बेयर्स का होता है तो इट वुड हैव बीन इजीली आइडेंटिफाइबल एंड स्पॉटेड, और वो अपना भाई साहब फिर जितने भी जानवरों को वो मार कर खाता है वो तो पहले ही भाग गए होते, ठीक है। सो इसीलिए इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर और शेप है इट सपोर्ट्स इट्स लाइफ आउट देयर, ठीक है। ये वेरिएशंस आए हुए हैं, ठीक है। द पोलर बेयर इज वेल अडेप्टेड टू इट्स आर्कटिक एनवायरमेंट एज देयर व्हाइट फर हेल्प्स देम टू ब्लेंड विद द स्नो। तो इनका जो व्हाइट फर है ये स्नो के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है, एंड आइस एंड हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन व्हिच हेल्प्स इट टू स्टे वार्म। इसके अंदर भाई साहब एक लेयर ऑफ फैट है which helps it to stay warm, ठीक है। तो ये एक अडेप्टेशन है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई साहब जब एवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो समझ लो बेयर हुआ, बेयर मतलब जो एक काला सा बेयर होता है भालू, ठीक है। अभी ये आपका भाई साहब लैंड मास है, ठीक है। इसमें से एक लैंड कट कर भाई साहब आर्कटिक ओशन की तरफ चला गया, इधर एक चला गया भाई साहब एंटार्क्टिका की तरफ जो सुपर कोल्ड एरियाज हैं, और यही बेयर जो यहाँ पे था ये यहाँ पहुंच गया। तो इसके बॉडी में धीरे धीरे अडेप्टेशंस आने लगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एवोल्यूशन होने लगा, अडेप्टेशंस आने लगे, ठीक है।
तो वही काला बेयर अभी एक व्हाइट पोलर बेयर में परिवर्तित हो गया। दैट्स आवर इमेजिनेशन, हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ था ये नहीं मालूम, लेकिन हमको ज्यादा करके दिखता है कि एनिमल्स जो है तो अपने कंफर्टेबल हैबिटेट में रहते हैं, तो और कंफर्टेबल हैबिटेट में उनके जो बॉडी के फीचर्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपने हैबिटेट्स को वो सूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल्स हैव एक बड़ा सा उनका फीट होता है ताकि वो बालू में धंसे ना, रेत में धंसे ना, ठीक है। हम और आपका पैर धंस जाता है, उनका पैर धंसता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे अडेप्टेशंस हो जाते हैं, दे बेसिकली गेट अडेप्टेड। हाउएवर niches can change because of reasons beyond our control of organisms। तो कभी कभी niche जो है तो चेंज हो जाता है, ठीक है। एनवायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इसमें कुछ हद तक या हमारा ही बहुत बड़ा योगदान है अभी तो फिलहाल, ठीक है, लेकिन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया जो है यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है। सो हम अभी बारिश का भी आनंद ले रहे हैं, गर्मी भी हमारा ज्यादा नहीं है, ठंडी भी हमारा ज्यादा नहीं है, लेकिन अफ्रीका का एक बहुत बड़ा चंक धीरे धीरे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, और कटते 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 एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पे आकर टकराएगा, और यहाँ पे आकर जब टकराएगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हिमालय की तरह रेंजेस बन जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन आवर लाइफ इन दिस एनवायरमेंट, ठीक है। ये आएगा ही वैसे, अभी धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आकर जब इसके साथ टकराएगा तो क्या होगा भाई साहब, ऐसे दो लैंड मासेस जब टकराएंगे तो ऐसे पहाड़ उठता है, आप दोनों चीजों को ऐसे लेकर जाएंगे तो ऐसे पहाड़ उठेगा, और तभी यहाँ पे सुपर कोल्ड टेम्परेचर्स हो जाएंगे, समवेयर क्लोज टू द टेम्परेचर रेंज दैट वी हैव इन हिमालयस, ठीक है। तो अभी तो हम बड़ा आनंद ले रहे हैं चीजों का, लेकिन एक टाइम होगा जब ये होगा, ठीक है। सो ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। ओके, सो टेम्परेचर गोज अप एंड डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, ये सारी चीजें होती रहती है भाई साहब नेचर में, कुछ हद तक हम रिस्पॉन्सिबल हैं और कुछ हद तक नेचर। मेटियोराइट्स होते हैं, मेटियोराइट हिट्स, जैसे बोला जाता है कि भाई साहब डायनासोर जो स्पीशी है वो एक टाइम का सबसे पावरफुल स्पीशी था, लेकिन वो लुप्त क्यों हो गया? बिकॉज देयर वाज अ मेटियोर व्हिच हैड स्ट्रक अर्थ, ठीक है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके क्रेटर को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये मेटियोराइट का स्ट्रक, तो ये जब स्ट्राइक हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म थे सबके सब मर गए, एक छोटा सा अमोइबा रह गया, और शायद हम सब अमोइबा से ही एवॉल्व हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज द थियरी दैट इज देयर, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली इन दिस ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट। इफ दिस इज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, अगर हमारा जो हैबिटेट है या निश है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है, सो पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट, कुछ कुछ पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे भाई साहब, वाइप्ड आउट हो जाएंगे, सीधा भाई साहब खत्म, ठीक है, लुप्त, ठीक है। The importance of variation, however, if some variations are present, populations can survive. कुछ variations अगर होंगे तो population survive करेंगे। जैसे कोरोना का जो काल आया या दौरान आया, कुछ लोग survive कर पाए, कुछ लोग cope up नहीं कर पाए। It was because of some genetic variations that they had, ठीक है। So इसी तरह से जितना ज्यादा किसी species में आपको variation मिलेगा, उतना ज्यादा उस species का survival chances होगा against any epidemic, against any disease, against any bacteria or against any viruses, ठीक है। तो if some of the variations are present, populations can survive. For example, the Indian pipe plant earlier was photosynthetic due to the presence of chlorophyll. तो ये इंडियन पाइप प्लांट है, इसमें पहले फोटोसिंथेसिस होता था क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट लॉस्ट इज क्लोरोफिल, तो यहां पे भाई साहब इसका क्लोरोफिल मर गया, ठीक है, एंड बिकेम सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? डेड चीजों को ये खाता है, ठीक है। इट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट बिकेम सैप्रोफाइटिक। दिस वेरिएशन इन द प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैज हेल्प्ड इट टू सर्वाइव टिल डेट। तो एक टाइम था जब ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था, जब इसके पास क्लोरोफिल था और जब ये भाई साहब अपना न्यूट्रिशन अपना खुद बना लेता था। इट कुड हैव प्रिपेयर्ड इट्स ओन फूड, but during the course of evolution it became saprophytic. It lost its chlorophyll content and it's lost its power of making its own food. So the process of photosynthesis completely stopped in this plant and now it has emerged as a saprophytic plant depending solely on dead organisms, ठीक है, dead animals and plants, ठीक है। So अभी तक ये सर्वाइव करा, तो ये एक वेरिएशन हुआ, ठीक है, वेरिएशन हुआ, अडेप्टिबिलिटी बढ़ी, जैसे आपका वेरिएशन हुआ अडेप्टिबिलिटी बढ़ी और इससे भाई साहब ये अभी सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। सो एग्जांपल, इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन
टेम्परेट वाटर, अगर टेम्परेट वाटर में जैसे हमारा जो है थोड़ा सा गर्म एनवायरमेंट है तो टेम्परेट वाटर बोलेंगे हम इसको, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वाज इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ देम वुड डाई। ठीक है, तो अगर वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरियाज वुड डाई। ठीक है, ये बैक्टीरियाज भाई साहब मर जाएंगे। बट फ्यू वेरिएशंस रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। कुछ ऐसे वेरिएशंस हैं जो रेजिस्टेंट टू हीट है एंड दे विल सर्वाइव। ठीक है, सो दे विल ग्रो फर्दर। ओके, वेरिएशंस इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो किसी भी स्पीशी को सर्वाइव करने के लिए ओवर टाइम वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने एनवायरमेंट में हमेशा चेंज होता ही रहेगा, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, देयर विल बी चेंजेस। ठीक है, कोई भी एनवायरमेंट जो है बहुत देर तक कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा, रेनफॉल का वेरिएशन आएगा, क्लाइमेटिक वेरिएशंस आएंगे। दिस कुड बी मैन मेड और दिस कुड बी नेचुरल एज वेल। And if there is a variation happening in a particular species, it will be able to sustain itself. Otherwise, it will become almost impossible to sustain yourself. ठीक है? Okay. Okay, modes of reproduction used by organisms, binary and multiple fission. Modes of reproduction देख लीजिए भाई साहब, एक हो गया आपका असेक्सुअल और एक हो गया आपका सेक्सुअल। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, असेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और यहां पे भाई साहब बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो लेट्स से अमोइबा भाई साहब। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स like humans, dogs, elephants, birds, plants are reproduced by this. ठीक है, तो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, ऑल दी स्पीशीज, all the major species reproduce by sexual reproduction. Both the parents are involved here. Modes of reproduction used by single organism. Asexual reproduction भाई साहब क्या हो जाएगा? Fission. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए पैरामोशियम है, दिस इज बेसिकली पैरामोशियम। एक टाइम आएगा जो खिंचते 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 भाई साहब ये दो अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज फिशन। ठीक है, और दोनों भी भाई साहब सेम होंगे। फ्रैगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा है भाई साहब, इस तरह से भाई साहब इसका फ्रैगमेंटेशन होगा, ये लंबा सा होगा और कहीं से भी कट सकता है ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। रीजेनरेशन, ये प्लैटीहेल्मिन्थस है, इसको हम प्लेनेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, दिखने में तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, मतलब एनिमल की तरह है। ठीक है, ये इसकी आंखें नहीं है, दीज आर बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स। इसको आप कहीं से भी बीच से काट देंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रीजेनरेट करके नया हो जाएगा। अगर आपने उसके 100 टुकड़े भी कर दिए तो ये सब के सब भाई साहब रीजेनरेट होकर एक 100 बन जाएंगे प्लेनेरिया। ठीक है, दे विल रीऑर्गेनाइज, ये मरेगा ही नहीं। ठीक है, इसका कहीं से भी इसको काट दो आप, ठीक है, ये रीजेनरेट कर जाएगा, इट विल फॉर्म अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑलटुगेदर। ठीक है, सो दीज आर नोन एज प्लैनेरियास, और कहीं से भी काटोगे इसको, कहीं से भी। ठीक है, इट विल अगेन रीऑर्गेनाइज एंड रीजेनरेट। ठीक है, ये हो गया भाई साहब बडिंग, जिसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली ईस्ट। इससे ही आपके जितने भी फ्लेवर्ड फूड स्टफ है इससे बनते हैं। ठीक है, चाहे आपका इडली हो गया, चाहे आपका भाई साहब जलेबी हो गया, वो सब कुछ भाई साहब ईस्ट से बनता है। ईस्ट आपका फटाफट डिवाइड होता है। ठीक है, बडिंग होता है। सो ये आपका ईस्ट हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वो भी ईस्ट से बनती है। ठीक है, सारे जितने भी फ्रूट जूसेस हैं उनके फर्मेंटेशन से आपका वाइन बनता है, अल्कोहल बनता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एक ही से भाई साहब सब। ठीक है, जैसे लोटस का पेड़ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, मतलब एक से भाई साहब दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चार। अगर आपने किसी बगीचे में हल्दी का पेड़ लगा दिया, फटफट फटफट भाई साहब पूरा फैल जाएगा। वो एक पेड़ लगाओगे 100 हो जाएंगे, वो फैलता ही जाएगा। बैनियन ट्रीज जो है देखो, उनके एरियल रूट्स होते हैं, एक रूट से भाई साहब दूसरा एक और ट्री बन जाएगा। सो इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक और एग्जांपल है आलू। आलू के जो भाई साहब वो जो व्हाइट पोर्शंस दिखते हैं उनको काट कर आप लगा दीजिए, सब आलू के पेड़ बन जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका भाई साहब स्पोर फॉर्मेशन। तो ऐसे स्पोर्स होते हैं जो बस्ट आउट हो जाते हैं और ये स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं, दीज आर बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन। तो फिशन बेसिकली क्या है देखो,
बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब दो डिवीजन, बाई मतलब होता है टू और फिजन मतलब होता है टू डिवीजन, ठीक है। तो बेसिकली बाइनरी फिजन हो रहा है यहाँ पे। द लिविंग सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स। किनके किनके हम देखेंगे भाई साहब, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स के प्रॉपर मेम्ब्रेन्स नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे एक सेल में न्यूक्लियस होता है, लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग वैक्यूल होता है, ठीक है, ये सब अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं और इनके अलग अलग चेम्बर्स हैं, इनके अलग अलग भाई साहब काम होते हैं। लेकिन ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जहां पे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स हैव अ डेफिनेट मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएंगे भाई साहब, सब खिचड़ी है भाई साहब, सब एक साथ है। ऑल प्रोकैरियोटिक इंग्रेडिएंट्स आर विद इन द सेल, सब एक साथ एक खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ज्यादा करके प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं। सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआंस होते हैं, ठीक है, विच डिपेंड ऑन अदर्स। प्रोटोजोआंस कुछ हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अमोइबा। इन अमोइबा बाइनरी फिजन अकर्स थ्रू एनी प्लेन, कहीं से भी टुकड़े होंगे, ठीक है, ऐसे भाई साहब स्ट्रेच होता रहेगा, न्यूक्लियस धीरे धीरे स्ट्रेच होता रहेगा, फाइनली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो बाइनरी फिजन, ठीक है। अमोइबा भाई साहब कहीं किसी भी एंगल से ही कट सकता है, ठीक है, इट कैन एक्चुअली कट, हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। ये हो गया आपका सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है, किसी भी एंगल से इसको काटा जा सकता है। इन केस ऑफ पैरामोशियम बाइनरी फिजन अकर्स थ्रू ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यहां पे अमोइबा की तरह नहीं होगा, ठीक है, यहां पे बेसिकली इस जगह से ही बाइनरी फिजन होगा, ठीक है। अमोइबा में भाई साहब कहीं से भी आपका कट सकता है, ठीक है। अमोइबा एक ऐसा क्रीचर है, इसका भाई साहब इधर से भी बाइनरी फिजन हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इट कैन एक्चुअली डिवाइड इन एनी प्लेन, बट इन पैरामोशियम द बाइनरी फिजन हैपेंस ओनली थ्रू अ ट्रांसवर्स सेक्शन। ये वाला जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहां से ही बाइनरी फिजन पॉसिबल है, होगा दोनों में ही बाइनरी फिजन। एक में ट्रांसवर्स सेक्शन होगा और दूसरे में इट कैन हैपन थ्रू एनी प्लेन, ठीक है। Hence it is called transverse binary fission. Okay, in case of Euglena or Leishmania, binary fission occurs through longitudinal section. ठीक है, तो आपका भाई साहब यूग्लेना है। यूग्लेना एक ऐसा स्पीशी है जिसको हम प्लांट भी मानते हैं और एनिमल भी। देयर आर सर्टेन रीजंस, ठीक है। यूग्लेना जो है तो प्लांट स्पीशीज में भी आता है और एनिमल्स में भी, ठीक है। बाइनरी फिजन कहां पे होता है, देखो इस तरह से, इधर से ही होगा ये, दिस विल ऑलवेज हैपन थ्रू दिस, ये बेसिकली यहां से बाइनरी फिजन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, ठीक है। तो आपका भाई साहब पैरामोशियम का किस सेक्शन में हुआ, ट्रांसवर्स, और यूग्लेना का लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, बोथ आर अंडरगोइंग बाइनरी फिजन्स। आपका अमोइबा थ्रू एनी प्लेन, अमोइबा विल हैपन थ्रू एनी प्लेन, पैरामोशियम लॉन्गिट्यूडनल, और आपका भाई साहब यूग्लेना में, सॉरी, पैरामोशियम ट्रांसवर्स एंड यूग्लेना में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन्स seen in plasmodium and amoeba. प्लाज्मोडियम एक्चुअली मलेरिया वायरस है, वायरस नहीं बोल सकते, ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, ठीक है। सीन इन प्लाज्मोडियम एंड अमोइबा, इट इज सीन इन प्लाज्मोडियम एंड अमोइबा, ठीक है। सो इट इज सीन इन प्लाज्मोडियम एंड अमोइबा, ये इसका मल्टीपल फिजन होगा, बहुत सारे टुकड़े होंगे, ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो। अमोइबा बिकम्स ऑलमोस्ट राउंड, ये ऐसा डेवलप हो जाएगा, देखो ऊपर आवाज है, तो ये एक सिस्ट डेवलप करेगा, दिस विल बेसिकली डेवलप अ सिस्ट अराउंड इट, ठीक है, एक सिस्ट सा डेवलप करेगा, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मेनी न्यूक्ली फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पे भाई साहब बहुत सारे न्यूक्लियस के डिवीजन होंगे फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो अगर अपन अमोइबा का डिवीजन देखेंगे, देखो अमोइबा में क्या होता है, पहले ये अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही होगा, ये भाई साहब अपने आजू बाजू एक गोल सा एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट कर देगा, ठीक है। अमोइबा बिकम्स ऑलमोस्ट राउंड, सिक्रीट्स अ हार्ड कवरिंग नोन एज सिस्ट, और उसके आजू बाजू एक सिस्ट कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मेनी न्यूक्लियस, इनसाइड यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगे, ये फूक जाएगा और ये सब के सब निकल जाएंगे, ठीक है। वंस द कंडीशंस आर फेवरेबल, देन दिस विल एक्सप्लोड एंड ऑल द अमोइबास विल कम आउट। एज अ रिजल्ट मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, तो यहां पे बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए। ये अंदर ही अंदर हो रहा है व्हेन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये हो रहा है, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द सिस्ट बर्स्ट रिलीजिंग द डॉटर सेल्स, तो यहां पे भाई साहब ये सिस्ट बर्स्ट आउट हो जाएगा और ये सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, या एनवायरनमेंट जो है तो अमोइबा के लिए सूटेबल नहीं है, वो उसका नीश का एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस में उसको एक अनफेवरेबल सर्कमस्टांस मिला है, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली एक्सप्लोर। ओके, तो अभी आते हैं भाई साहब बडिंग में। तो देखो ये आपका एक्चुअली माइक्रोस्कोप से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। ईस्ट है ये बेसिकली, दिस इज बेसिकली डिवाइडिंग। डॉटर सेल्स बोल रहे हैं क्योंकि वो एक ही से प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। सन सेल्स नहीं बोल रहे हैं हम, डॉटर सेल्स बोल रहे हैं। अब इस पे अगर आपका भेदभाव है तो आपका मर्जी, लेकिन वहां पे एक्चुअली अमोइबा का कोई सेक्स है ही नहीं। इट इज नॉट, मतलब अगर सेक्स होता तो उसका मतलब मेल और फीमेल होते, मतलब वहां पे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, तो वो है ही नहीं, ठीक है। तो अमोइबा का कोई जेंडर ही नहीं है, तो इसलिए उसको डॉटर सेल्स बोला गया है ऐसे, ठीक है। सो इट इज बेसिकली डिवाइडिंग इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। ईस्ट है, देखो दिस इज बेसिकली ईस्ट, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ये आपका देखो बडिंग हो रहा है, ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। जैसे अगर आप बैक्टीरिया में भी देखो इसी तरह से होता है। आप देखते हो जब आपने गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया, अगले 4-5 घंटों में पूरा जो दही दूध का पतीला वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है तो फटाफट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसा ईस्ट में भी होता है, इस तरह से फटाफट मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जो जैसे आपने जलेबी बनते देखा है, तो ये जलेबी बनता कैसे है, मतलब वो ऐसे घुमा घुमा के, लेकिन वो है क्या जो निकल रहा है उधर से, क्या है वो? मैदा है। ये मैदा कैसा होता है? ये मैदा को रात में भिगो के रखते हैं और उसमें जनरली ईस्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई साहब उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, ईस्ट डिवाइड करता है, उसका फर्मेंटेशन कर देता है, ठीक है, तब जाके वो इतना फूलता है, ठीक है। अदरवाइज मैदे को अगर ऐसे ही थोड़ा सा मैदा अगर आप भिगो के भाई साहब फुलाने जाएंगे, इतना बड़ा फूलेगा नहीं वो, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली ईस्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज ईस्ट। अ स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म ऑन द पेरेंटल सेल। तो थोड़ा सा एक ऐसा अंडे की तरह निकलेगा, देखो ये समझ लो पेरेंट सेल है, थोड़ा सा ऐसे टुन्नू सा वैसा वैसे निकलेगा और फिर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली एक स्मॉल सा आउटग्रोथ हुआ, देखो, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आउटग्रोथ हुआ, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल नाउ डिवाइड्स, तो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ठीक है, एंड वन डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बड।
एक डॉटर न्यूक्लियस भाई साहब बर्ड में आ जाता है। द बर्ड इंक्रीजेज इन साइज, ठीक है, द बर्ड सेपरेट्स एंड ग्रोस फर्दर। तो भाई साहब ये सेपरेट होगा और ग्रो फर्दर हो जाएगा। तो एक ईस्ट से ही भाई साहब बहुत सारे ईस्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, दिस इज बेसिकली बर्डिंग। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, एक लंबा सा अगर एक भाई साहब फ्रैगमेंट बन गया, उसके टुकड़े कर रहे हैं और सबसे भाई साहब नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। सो लेट्स लुक एट फ्रैगमेंटेशन। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रैगमेंट्स और पीसेस is known as fragmentation. So this is basically a huge thing which keeps on dividing repeatedly, ठीक है। So this keeps on dividing, seen in multicellular organisms with simple body, ठीक है, with simple body organization, for example Spirogyra, ठीक है, Geolothrix, ठीक है। इन सब में भाई साहब आपका इस तरह से यहां से काट दो, यहां से काट दो, ये सब टुकड़े होते जाएंगे, ऐसा लंबा होता जाएगा और फिर टक 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 ऐसे टुकड़े होते जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। ऑन मैच्योरेशन, तो जब ये बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो इसके कहीं से भी भाई साहब ऐसे टुकड़े होंगे, तो इनको अपन सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा मतलब जहां से सेपरेशन हो रहा है, जैसे ग्रीक वर्ड बेसिकली, तो ये सेप्टा है, यहां से भाई साहब ये सेपरेट होता रहेगा, ठीक है। द पीसेज और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। एक बार सेपरेट हो गया तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग इनटू न्यूअर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब बर्डिंग में। जैसे हाइड्रा में देखो कैसे बर्डिंग होता है। ये हाइड्रा की बॉडी है, इसमें से एक ऐसा बर्ड निकलेगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे इसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा टक से अलग हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। सो ये हाइड्रा में हमको देखने को मिलता है, दिस इज हाइड्रा, ठीक है। सो सीन इन हाइड्रा रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं। तो आपका देखो यहाँ पे एक हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा बर्ड आया, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्मॉल बर्ड और आउटग्रोथ दैट हैपेंस, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल बर्ड और आउटग्रोथ दैट हैपेंस, और धीरे धीरे ये डेवलप होता जाएगा। एकदम जो मेन ऑर्गेनिज्म है लगभग इसकी तरह ही ये डेवलप होता जाएगा, और फाइनली एक बार जब इसका ग्रोथ हो गया तो ये अलग हो जाएगा। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ बर्डिंग, ठीक है। ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइट पे देखो, ये इसका साइट है जहां पे बर्डिंग हो रहा है। सो एट वन स्पेसिफिक साइट द बर्डिंग विल हैपन एंड फाइनली it will develop into a new organism and get separated. This process is known as budding, ठीक है। रीजेनरेटिव सेल्स है, ये स्पेसिफिक साइट है। तो ये आउटग्रोथ या बर्ड जिसको हम बोलते हैं, यहां से भाई साहब एक आउटग्रोथ हुआ बर्ड। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, ये छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। When fully mature, they detach from the parent body, become new independent individuals, ठीक है। They become, ये आपका जो डिटैच हो गया, they become new independent individuals, ये new independent individuals में रिलीज होते हैं, ठीक है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट्स वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक रूट स्टेम्स एंड लीव्स, आपके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, रूट स्टेम्स एंड लीव्स। तो कभी कभी देखो जैसे आलूओं में अगर आप देखोगे ये जो इनके बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। अगर आप इसको काट के लगा दोगे जमीन पे तो इससे ही आपके नए आलू के पेड़ आ जाएंगे। मतलब एक आलू से आप 8-10 आलू के पेड़ बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली, इस लीफ को किसी ने देखा है, बोगनविला बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे इसके लीव्स से ही पेड़ निकल आते हैं। मतलब ये लीफ जब भारी होकर गिर जाएगा तो अलग अलग पेड़ इससे निकल आएंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट, तो अलग अलग बॉडी पार्ट है। ब्रायोफाइलम है, देखो दिस इज बेसिकली ब्रायोफाइलम इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। तो ये आपका ब्रायोफाइला है, ठीक है। ये ब्रायोफाइलम है, आपके लीव से ही ऐसे निकल आएगा। बर्ड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। यहां से बर्ड्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, दीज आर बर्ड्स एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ये लीफ जब गिर जाएगा तो अपने साथ इस प्लांट को और उसके रूट्स को लेकर नीचे गिरेगा और उससे एक नया प्लांट आ जाएगा, इससे एक नया ट्री बन जाएगा,
ठीक है. So develop into a new plant. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agricultural purposes. इन सब में भाई साहब ये लगता है vegetative propagation में. ठीक है. Layering और grafting to grow many plants such as sugarcane. तो आपका अगर sugarcane देखोगे आप, ठीक है, तो sugarcane में भी ऐसे roots आपको दिखते हैं. देखो ऐसे roots आपको दिखेंगे. ठीक है. These are basically roots. तो इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. तो यहां से भाई साहब एक दूसरा शुगर केन आ जाएगा, यहां से दूसरा. गन्ने की खेती में भाई साहब आपका पूरा बहुत भरा हुआ क्या हुआ? हाँ, तो पापा को फोन करें. एक मिनट. कौन सा? यही नंबर है. बात कर ले. तो ये हो गया भाई साहब आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस. ठीक है. तो यहां से भाई साहब आपकी लेयरिंग होती है. तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है. देखो ये आपका प्लांट है, ये प्लांट ऐसे झुका हुआ, ऐसे झुकेगा जैसे यहां से एक नया प्लांट निकल आएगा, यहां से एक नया प्लांट निकल आएगा. ठीक है. दिस इज हाउ इट विल फॉर्म. अगर आपने ग्राफ्टिंग किया तो देखो यहां से एक इसका टहनी गया और ये एक दूसरा निकल आया. तो क्योंकि इसको रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या एक खूंटी गाड़नी पड़ेगी और इस खूंटी के साथ इसको बांध देंगे तो ये नया प्लांट निकल आएगा. ठीक है. दैट्स हाउ द ग्राफ्टिंग हैपेंस. सो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. इसको बंद कर दो ना. सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. This is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses and grapes for agricultural purposes. तो agricultural purposes के लिए हम इनको grow करते हैं. ठीक है. Advantages: plants can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. क्योंकि ये तैयार प्लांट है भाई साहब. ठीक है. आपका एक सीड में से आप उसको सीड को भाई साहब जमीन में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तब जाकर उसमें ग्रोथ होगा. लेकिन यहाँ पे फटाफट The plants can bear flowers and fruits earlier. तो फ्लावर और फ्रूट फटाफट बनके तैयार हो जाएगा. ठीक है. They can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. ठीक है. Seeds से देर में प्रोड्यूस होते हैं. Also used to propagate plants that have lost the capacity to produce seeds. ठीक है. Plants that have lost the capacity, जिनमें भाई साहब फ्रूट्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, जिनमें सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, उनमें ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से फैलता रहता है. ठीक है. Plants produced are genetically similar to parent plant to have all its characteristics. तो जितने भी plants हैं, they are basically genetically produced, ठीक है, to have all its characteristics. ठीक है. तो these are all examples of asexual reproduction. तो इनके जो species होंगे वे exactly similar होंगे to their parent species. There will be no variation at all. ठीक है. अभी हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. सो अगर आप देखोगे ब्रेड मोल्ड जो होते हैं, आपने किसी ब्रेड को अगर बाहर रख दिया तो 1-2 दिन में वो भाई साहब एकदम कड़क हो जाएगा. कड़क पांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है. जो आप ब्रेड को बाहर रख देते हो वो खाने लायक नहीं रहता, इट बिकम्स स्टेल. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, इसमें भाई साहब राइजोफस डेवलप होता है. ठीक है. तो इस तरीके के भाई साहब अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरीके को आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा. ठीक है. दीज आर ब्रेड मोल्ड्स. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये फैलते ही जाते हैं. ठीक है. दीज आर नोन एज हाइफे, और ये भाई साहब दीज आर हाइफे. सो ऑन द हाइफे ब्लॉब्स बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे, और ये स्पोर्स क्या होंगे, फूटेंगे और ये और फैलेंगे. दे विल डेवलप मोर. ठीक है. द स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम. तो स्पोर्स में से थिक वॉल्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. ऐसे थिक वॉल्स होंगे.
तो ये आपका ब्रेड है, देखो कैसे आपका फैले हुए हैं, राइजोइड होते हैं ये, ठीक है, दीज आर बेसिकली राइजोइड्स, और ये स्पोर्स फूटते हैं तो और ज्यादा ये फैलते जाते हैं, दे कीप ऑन बेसिकली डिवाइडिंग, और ये भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दिस इज ऑल्सो एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टिश्यू कल्चर होता है, देखो प्लांट्स के टिश्यूज को कट करके कल्चर किया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टिश्यू को हम कट करके कल्चर करते हैं। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? न्यू प्लांट्स ग्रो बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। एक किसी प्लांट से आपने एक प्लांट के टिप को काट कर आप इसमें से टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यू प्लांट्स ग्रो बाय रिमूविंग अ टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू को रिमूव करके आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो आपका एक नया प्लांट है, एज इट कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको कट करके आप सेल्स आर प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम मतलब उसको प्रॉपर कंडीशनिंग दी जाती है, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन से वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इट विल डिवाइड रैपिडली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस एज इट कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, दिस विल कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ। तो ये कैलस को भाई साहब हम किस में डालते हैं? अनदर मीडियम विच कंटेन्स हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, लाइक ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एक्सेट्रा, इसमें डाला जाता है और इसमें ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर, द प्लांटलेट्स प्लेस्ड इन सॉइल ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। तो ये जो प्लांटलेट्स हैं ये सॉइल में आप डालते हैं तो ये मैच्योर प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। तो आपके बहुत सारे प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस, ठीक है, ओके। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो जिसमें से वैसा खुशबू आती हो, ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, ज्यादा करके आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये टिश्यू कल्चर यूज होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है, सिर्फ इतना ही था, हाँ अगले बार आएगा, तो अभी यहां तक ही आएगा भाई साहब, ओके। तो अभी देखो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना, पढ़ेंगे ही नहीं तो काम चलो करें, है ना, ठीक है।